हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं IC38 न्यू सिलेबस मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3। देखिए, जो मैंने पहले 2 पार्ट रिलीज किए हैं उनका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है और ये जो तीसरा पार्ट है ना, इसको मिला के टोटल 300 क्वेश्चंस इस सीरीज में है। और जो भी स्टूडेंट इन 300 क्वेश्चंस को ना प्रॉपरली ध्यान से कर लेगा ना, तो उसे IC38 एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी कि जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं ना, उनमें जो मैं कॉन्सेप्ट्स आपको समझाती हूँ ना, उन्हें आपने ध्यान से समझना है। क्योंकि क्वेश्चंस में क्या होता है, कई बार वो थोड़ी बहुत चेंज कर देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, है ना। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएंगे तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, in case the policyholder is not satisfied with the policy, he or she can return the policy within the free look period, that is within dash of receiving the policy document. अब देखिए, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर कोई पॉलिसी होल्डर जिसने पॉलिसी खरीदी है और वो उस पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं है, तो फ्री लुक पीरियड के अंदर अंदर वो जो है अपनी पॉलिसी को वापस कर सकता है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो फ्री लुक पीरियड है ना, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिसीव होने के कितने दिन तक रहता है। ठीक है। तो ऑप्शंस है 60 दिन, 45 दिन, 30 दिन और 15 दिन। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है 15 डेज। तो आपको याद रखना है कि जो फ्री लुक पीरियड है वो है 15 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the below statement is correct regarding the policy returned by the policy holder during the free look period। अब देखिए, बात चल रही है फ्री लुक पीरियड की। अब आपको ये तो पता चल गया है कि जब भी कोई व्यक्ति ऑफलाइन पॉलिसी खरीदता है ना, तो उसका फ्री लुक पीरियड होता है 15 दिन का। ठीक है ना। 15 दिन का ये जो फ्री लुक पीरियड है, उसके रिगार्डिंग नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है। तो देखिए, इसमें पहले स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि इंश्योरेंस कंपनी विल रिफंड 100% ऑफ द प्रीमियम, इंश्योरेंस कंपनी विल रिफंड 50% ऑफ द प्रीमियम, इंश्योरेंस कंपनी विल रिफंड द प्रीमियम आफ्टर एडजस्टिंग द प्रोपोर्शनेट रिस्क प्रीमियम फॉर द पीरियड ऑन कवर, द मेडिकल एग्जामिनेशन एक्सपेंसेस एंड स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस। ठीक है। तो अब ना, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी ही है। क्योंकि क्या होता है कि ना, जब फ्री लुक पीरियड के अंदर अंदर हम पॉलिसी वापस कर देते हैं ना, तो कंपनी का जो खर्चा हुआ होता है ना, थोड़ा बहुत स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, तो वो पैसा काट लेते हैं हमारे प्रीमियम में से और बाकी प्रीमियम हमें जो है वो वापस मिल जाता है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही आंसर है। व्हाट डज द FPR यानी कि फर्स्ट प्रीमियम रिसीट सिग्निफाई, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए, जब ना हम पॉलिसी करवाते हैं ना अपनी, तो जिस दिन पॉलिसी के लिए प्रीमियम जमा होता है, ठीक है, तो जिस दिन प्रीमियम जमा होगा ना, उस दिन उस समय हमें जो है एक ना रिसीट मिलती है, रसीद मिलती है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। ठीक है ना। और उसे फर्स्ट प्रीमियम रिसीट कहते हैं, यानी कि पहला प्रीमियम भरने पर जो हमें रसीद की प्राप्ति हुई है ना, वो कहा जाता है, इसे FPR शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और ये जो FPR है ना, ये प्रूव करता है, ये हमारे पास एक प्रूफ है कि हमारा इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शुरू हो चुका है। ठीक है जी। समझ गए आप कि FPR का मतलब क्या हुआ। तो आंसर चूज कीजिए फटाफट से। तो ऑप्शन बी, यानी कि इट इज द एविडेंस दैट पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। Which of the following documents is an evidence of the contract between insurer and insured? अब नीचे दिए गए हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि प्रूफ की तरह काम करेगा, एविडेंस की तरह काम करेगा, किस किस के बीच में, इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड यानी कि जिसने पॉलिसी करवाई है उसके बीच में। ठीक है। तो देखिए, उसका सही आंसर है पॉलिसी डॉक्यूमेंट। क्या होता है कि सबसे पहले जब हम पॉलिसी का प्रीमियम जमा करवाते हैं ना, सबसे पहला, तब तो हमें FPR मिलती है और उसके ना 15-20 दिन बाद हमें कंपनी की तरफ से एक प्रूफ आ जाता है, परमानेंट जो होता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो जब तक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं आता, तब तक हमारे पास वो FPR प्रूफ की तरह रहती है, एविडेंस की तरह रहती है। और जब हमारे पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट आ जाता है, फिर FPR अगर आपने इधर उधर भी रख दी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपका जो प्रूफ है वो क्या है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट। If the complex language is used to word a certain policy document and it has given rise to an ambiguity, how will it generally constitute? अब देखिए, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट लिखा गया ना, उसमें ना कुछ कॉम्प्लेक्स भाषा यूज की गई थी, मतलब कुछ
टिपिकल सी या टफ लैंग्वेज का यूज किया गया था, और जो कि एम्बिग्युटी क्रिएट कर रहा था। एम्बिग्युटी का मतलब होता है कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, मतलब पढ़ने से कुछ और लग रहा था, अगर हम पढ़े है ना, और कंपनी अगर पढ़ रही थी तो उसका कुछ और मतलब निकाल के बता रही थी। तो कहते हैं अगर ऐसा कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ना, और इस पर कुछ झगड़ा हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो जो कोर्ट है या फिर कोई भी हायर अथॉरिटी है, वो ऐसे डॉक्यूमेंट को किसके फेवर में कंसीडर करेगी। तो देखिए इसमें ना हमेशा इंश्योर्ड के फेवर में ही इसे लिया जाता है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये किसने लिखा, ये तो कंपनी ने लिखा, तो इसमें इंश्योर्ड की तो कोई गलती नहीं है। तो हमेशा ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो इंश्योर्ड के फेवर में ही कंसीडर किया जाता है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट। आपको बताना है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट आप किसे कहेंगे। देखो पॉलिसी डॉक्यूमेंट बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का एविडेंस होता है, प्रूफ होता है। तो ये आपने बात समझ लेनी है, आप जिस भी मर्जी तरह से वो आपको पूछ ले, ठीक है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या है? एविडेंस ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए नीचे दी गई हैं बहुत सारी स्टेटमेंट्स, इनको ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है प्रपोजल फॉर्म एक्सेप्टेंस इज एविडेंस दैट पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन। देखिए जब हमने ना पॉलिसी करवानी होती है, तो पॉलिसी करवाने के लिए हमें एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? प्रपोजल फॉर्म। इसमें कहा गया है कि जब प्रपोजल फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया ना कंपनी, तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया। दूसरी बात आई कि एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रीमियम, मतलब जब उन्होंने प्रीमियम ले लिया, तो इसका मतलब है कि पॉलिसी शुरू हो गई। उसके बाद थर्ड आया कि फर्स्ट प्रीमियम रिसीट इज द एविडेंस दैट पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन। मतलब जब आपके हाथ में फर्स्ट प्रीमियम रिसीट आ गई ना, एफपीआर आ गई, तो वो एविडेंस है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शुरू हो चुका है। और लास्ट ऑप्शन कह रही है कि प्रीमियम कोट इज एविडेंस दैट, मतलब प्रीमियम की भी कोटेशन ही दी है, वो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट का एविडेंस होगा। तो देखिए अब आई थिंक आपको ये समझ आ गया है कि आपके हाथ में जब आ गई है कौन, एफपीआर यानी कि फर्स्ट प्रीमियम रिसीट, तो वो एविडेंस हो जाता है कि पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शुरू हो चुका है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। For the subsequent premiums received by the insurance company after the first premium, the company will issue। देखिए क्या है कि जब हम फर्स्ट प्रीमियम जमा करवाते हैं ना, तब तो हमें मिलती है फर्स्ट प्रीमियम रिसीट। अब क्या है कि हम हर महीने या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या फिर ईयरली मोड में जब अगले अगले नेक्स्ट 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 प्रीमियम जमा करवाते रहते हैं ना, तो इससे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो क्या होता है? रिन्यू होता है ना। और जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, तो हमें कौन सी रिसीट मिलेगी? रिन्यूअल प्रीमियम रिसीट। What will happen if the insured person loses the original life insurance policy? अगर आपने ना ओरिजिनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट गुम कर दिया तो क्या होगा? तो भाई कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ी सी एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और इंश्योरेंस कंपनी आपको एक डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू कर देगी, और कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होंगे, सेम टू सेम होगा सब कुछ, बस डुप्लीकेट होएगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो पहली ऑप्शन है पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैज टू बी साइंड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बट नीड नॉट टू बी कंपल्सरी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इसका मतलब है कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको मिलता है ना, उस पे जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा, जो भी ऑफिसर होएगा, उसके तो साइन चलो जरूरी हैं, पर उस पे ना स्टैंप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो भी हमारे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना लीगल तभी माना जाएगा जब इस पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सिग्नेचर भी होंगे, और इंडियन स्टैम्प एक्ट के द्वारा जो रूल दिया गया है, उसके द्वारा जो है उस रूल के या उस एक्ट के द्वारा अकॉर्डिंग स्टैंप भी लगनी जरूरी है, यानी कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर भी चाहिए और स्टैंप भी चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर आएगा। Which of the below forms the first part of the standard policy, standard insurance policy document? अब देखो जो इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, आपके घर में भी अगर किसी ने इंश्योरेंस करवाई हुई होगी पहले भी, तो आप उस डॉक्यूमेंट को खोल के देख सकते हैं। अब इसमें ना मतलब ऐसे वो बुकलेट सी होती है, 3 4 5 पेज होंगे, और उनपे ना अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो जो इसमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि जो पहला पार्ट होता है ना, फर्स्ट पार्ट, उस पे क्या लिखा होता है, उसमें क्या चीज होती है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शंस दी गई हैं पॉलिसी स्केड्यूल, स्टैंडर्ड प्रोविजंस, स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस एंड क्लेम प्रोसीजर। तो भाई उसमें ना सबसे पहले में तो पॉलिसी स्केड्यूल लिखा होता है,
पॉलिसी होल्डर का नाम लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, ये बताया जाता है कि पॉलिसी कब शुरू हुई है, कब खत्म होगी, मतलब शेड्यूल है ना, और प्रीमियम वगैरह की जानकारी होती है पहले पार्ट में। ठीक है, तो इन ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर आएगा, क्योंकि जो बी, सी और डी वाला पोर्शंस है ना, स्टैंडर्ड प्रोविजंस वगैरह, ये जो अगले पार्ट होते हैं नेक्स्ट पेजेस, उन पर लिखा होता है। In standard insurance policy document, the standard provision section will have the information on which of the below. तो भाई जो स्टैंडर्ड प्रोविजन सेक्शन है ना, वो क्या इंफॉर्मेशन देंगे? ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले दिया गया है डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ मेच्योरिटी एंड ड्यू डेट ऑफ लास्ट प्रीमियम। तो भाई ये तो पहले पार्ट में ही होगा कि भाई पॉलिसी कब शुरू हुई है, मेच्योर कब होगी, शेड्यूल हो गया ना पूरा ये। ठीक है, नेम ऑफ नॉमिनी ये भी पहले भाग में ही होता है, फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, और राइट्स एंड प्रिविलेजेस एंड अदर कंडीशंस विच आर एप्लीकेबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो स्टैंडर्ड प्रोविजन सेक्शन है ना, उसमें ना यही होता है कि इस पॉलिसी को लेकर हमारे क्या अधिकार हैं, क्या हमें सुविधाएं मिलेगी, क्या हमारी ड्यूटीज हैं, क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना स्टैंडर्ड प्रोविजन सेक्शन में होती हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आएगा। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड द पॉलिसी होल्डर नीड टू अपॉइंट एन अपॉइंटी। देखिए क्या होता है कि ना, जो पॉलिसी होल्डर है, अगर उसने अपना नॉमिनी किसी माइनर को बनाया है, ठीक है, 18 साल से कम आयु के बच्चे को बनाया है, तो ना उस केस में पॉलिसी होल्डर को एक अपॉइंटी भी अपॉइंट करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर नॉमिनी माइनर है तो उसे एक अपॉइंटी भी अपॉइंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, इन ऑर्डर फॉर पॉलिसी टू एक्वायर गारंटीड सरेंडर वैल्यू फॉर हाउ लॉन्ग मस्ट द प्रीमियम बी पेड एज पर लॉ। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, अब इसमें क्या है, ये पूछा गया है कि अगर आप अपनी पॉलिसी की ना गारंटेड सरेंडर वैल्यू चाहते हैं। ठीक है, अब सरेंडर वैल्यू का मतलब वो क्या होता है कि आपने ना पॉलिसी को सरेंडर करवा लिया कि भाई हम नहीं आगे पे कर सकते, हमारा जो पैसा बनता है जितना भी सरेंडर वैल्यू के हिसाब से, वो हमें दे दो। ठीक है, तो उसे कहते हैं सरेंडर। और गारंटेड सरेंडर वैल्यू का मतलब है कि पॉलिसी सरेंडर करवाने पे जो हमें गारंटेड पैसा मिलेगा। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि भाई पॉलिसी कितने साल तक आपने प्रीमियम दिया होना चाहिए एज पर लॉ, ताकि आपको एक गारंटेड सरेंडर वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो अब अगर आप कहीं पुरानी किताब में आपने पढ़ा होगा ना, तो पहले इसका जो वैल्यू होती थी ना, मतलब टाइम होता था, वो 3 साल होता था। उसके बाद ये हुआ 2 साल, और अभी अपना 1 अक्टूबर 2024 से इसमें चेंजेस आई हैं एलआईसी में काफी। तो इसमें अब ये हो गया है जी 1 साल, मतलब अगर प्रीमियम 1 साल तक प्रॉपरली भरा हुआ है और उसके बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाना चाहें, तो आपको एक गारंटेड सरेंडर वैल्यू जो है वो मिल जाती है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। व्हेन इज अ पॉलिसी डीम्ड टू बी लैप्स्ड। अब देखिए, लैप्स्ड कब हो जाती है पॉलिसी? लैप्स का मतलब क्या होता है कि खत्म हो गई हो, बंद हो गई है। ठीक है, अगर आपने ना ग्रेस पीरियड के दौरान भी अपना प्रीमियम नहीं भरा है, ठीक है, तो आपकी पॉलिसी क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी। ग्रेस पीरियड पता है ना, 30 डेज और 1 मंथ की ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक है, तो अगर आपने ग्रेस पीरियड के दौरान भी अपना प्रीमियम नहीं भरा पॉलिसी का, तो पॉलिसी हो जाती है लैप्स। Which of the below statement is correct with regard to grace period of the insurance policy? तो अब आपको पता है ग्रेस पीरियड जो है क्या होता है कि ना, जिस दिन हमारी ड्यू होता है, पॉलिसी का ड्यू डेट है, उससे हमें 30 दिन का और समय मिलता है कंपनी के द्वारा कि आपने अगर ड्यू डेट को पैसा नहीं जमा करवाया तो कोई बात नहीं, 30 दिन का और समय है, इस दौरान भी आप अपनी पॉलिसी का पैसा जमा करवा सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेस पीरियड कहते हैं। अब इसका ना आपने याद रखना है अच्छे से समझ के, क्योंकि ना जो स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ग्रेस पीरियड है ना, वो क्या आप बताओगे, वहां पे अलग अलग ऑप्शंस आएंगी, पर वहां पे सही ऑप्शन जो होगी ना, वो क्या है? 1 मंथ और 30 डेज, मतलब 1 महीना या फिर 30 दिन जो समय है, उसे ग्रेस पीरियड कहा जाता है इंश्योरेंस में। What will happen if the policyholder doesn't pay the premium by the due date and dies during the grace period? अब इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर ना पॉलिसी होल्डर ने प्रीमियम नहीं भरा, ठीक है जी, और ड्यू डेट को प्रीमियम नहीं भरा, और ग्रेस पीरियड अभी चल रहा था और उसके दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या होगा? तो भाई होगा ये कि ना, जो लास्ट अनपेड प्रीमियम है, मतलब जो उसने नहीं भरा है, वो कंपनी काट लेगी। ठीक है, और बाकी का जो क्लेम है ना, वो उसके परिवार को मिल जाएगा।
पर अगर ग्रेस पीरियड हो गया खत्म, ठीक है, और उसके बाद भी उसने मतलब ये प्रीमियम जमा नहीं करवाया हुआ था, और उसके बाद जो है ग्रेस पीरियड खत्म होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर क्या है कि क्लेम मिलने में थोड़ी बहुत परेशानी आने की संभावना बनी रहती है। तो ये ध्यान रखना है। अगर आप लोगों ने भी अपनी पॉलिसी करवाई हुई है तो टाइम टू टाइम उसका ग्रेस पीरियड के विदिन ही प्रीमियम जमा करवा दिया करें। During the revival of lapsed policy, which of the below aspect is considered most significant by the insurance company? Choose the most appropriate option. अब देखो क्या होता है कि ना प्रीमियम हमने ग्रेस पीरियड के दौरान नहीं जमा करवाया, ठीक है, और पॉलिसी हो गई लैप्स, ठीक है जी। अब क्या है कि कंपनी की तरफ से ये भी सुविधा दी जाती है कि लैप्स पॉलिसी को ना रिवाइव भी करवाया जा सकता है, मतलब पुनर्जीवित भी करवाया जा सकता है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि अगर हम किसी पॉलिसी को ना लैप्स पॉलिसी को पुनर्जीवित करवाते हैं, रिवाइव करवाते हैं, तो कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या कंसीडर करती है? तो भाई वो देखते हैं, क्या देखते हैं, एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी एट रिवाइवल। मतलब वो ये चेक करेंगे भाई जो इंश्योरेंस करवाई जा रही है उसका क्या प्रूफ है, इतने समय अगर बंद रही तो क्यों बंद रही, और अभी जो रिवाइव करवा रहे हैं उसका क्यों करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी एट रिवाइवल, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन गिवन। For an insurance policy nomination is allowed under dash of Insurance Act 1938। तो अब आपको एक तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ना इंश्योरेंस का जो एक्ट है ना, जिससे हमारे देश में सारी इंश्योरेंस का बिजनेस चलता है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पुराना एक्ट है ये इंश्योरेंस एक्ट 1938 है ये। अब इसमें ये जो पूरा एक्ट है, इसमें ना आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कहता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनेशन भी की जाती है। जैसे हम नॉमिनी बनाते हैं ना किसी को अपना, तो नॉमिनेशन का जो अलाउ करता है ना, वो कौन सा सेक्शन करता है? तो वो करता है जी सेक्शन 39, ठीक है। तो याद रखना है ये सेक्शन 39 जो है ये है किसके लिए? पॉलिसी नॉमिनेशन इसके अंडर होती है। Which of the below alteration will be permitted by the insurance company? अब देखो कि इंश्योरेंस कंपनी ना आपको अपनी पॉलिसी में अगर कुछ चेंजेस वगैरह करवाना चाहे ना तो वो उसका अलाउ करती है, ठीक है। अब ऑप्शंस पढ़नी है और देखना है कि कौन सा चेंज जो है वो अलाउ करती है। स्प्लिटिंग अ पॉलिसी इनटू 2 और मोर पॉलिसीज, मतलब अपनी पॉलिसी को, बड़ी पॉलिसी को तुड़वा के आपने दो छोटी करवा ली, ठीक है। मतलब 5,000 की अगर जैसे चल रही थी प्रीमियम की, तो आपने क्या किया, उसको स्प्लिट करवा लिया, 2,500 की करवा ली, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ प्रीमियम पेइंग टर्म, मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म को आपने बढ़वा लिया। चेंज द पॉलिसी फ्रॉम विद प्रॉफिट पॉलिसी टू विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी, एंड इंक्रीज इन द सम अश्योर्ड। तो भाई इन ऑप्शंस में से ना सिर्फ ऑप्शन ए जो है वो कंपनी अलाउ करती है, जो ये गिवन ऑप्शंस दी गई हैं, ठीक है, कि आप अपनी पॉलिसी को स्प्लिट करवा के दो या दो से ज्यादा पॉलिसीज में चेंज करवा सकते हो। Which of the following cases is likely to be declined or postponed by life insurer? अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि नीचे ना आपको ऑप्शंस दी गई हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा केस रहेगा ऑप्शंस में से कि जिस केस को या तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी डिक्लाइन कर देगी यानी कि मना कर देगी, या फिर पोस्टपोन कर देगी, या आगे देख लेंगे फिर, ठीक है। तो ऑप्शंस दी गई हैं हेल्दी 18 ईयर ओल्ड, तो अगर कोई 18 साल का हेल्दी व्यक्ति है तो उसकी तो भाग भाग कर इंश्योरेंस करेंगे। ओबेस है, ओबेस यानी कि मोटापे का शिकार है, तो उसकी भी चलो हो ही जाएगी कुछ क्लॉजेस वगैरह लगा के। पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स, कोई व्यक्ति है जिसको एड्स है, ठीक है, और हाउस वाइफ है जिसकी अपनी कोई इनकम नहीं है। तो भाई यहाँ पर ना जो सबसे क्रिटिकल केस नजर आ रहा है वो है कोई व्यक्ति है अगर उसे एड्स की बीमारी है ना, तो ऐसे केसेस को कंपनी या तो डिक्लाइन ही कर देगी या फिर पोस्टपोन कर देगी, इंश्योरेंस उसकी नहीं करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। Which of the following is an example of moral hazard? अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि moral hazard यानी कि नैतिक जोखिम का एग्जाम्पल आपको बताना है। नैतिक जोखिम या फिर मॉरल हजार्ड ना एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर ना व्यक्ति कुछ ना गैर जिम्मेदारा हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप समझ सकते हो कि किसी ने इंश्योरेंस करवाई और उसके बाद वो बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदार हो गया कि भाई अब तो इंश्योरेंस करवा लिया, देखी जाएगी जो होएगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस चूज कीजिए, चुनिए, मतलब इनमें से कि सही ऑप्शन कौन सी आएगी।
स्टंट आर्टिस्ट डाइज वाइल परफॉर्मिंग द स्टंट। कोई स्टंट आर्टिस्ट था, जब अपना काम कर रहा था तो वो उसकी मृत्यु हो गई, तो भाई इसमें तो कुछ नहीं है, वो तो बेचारा अपना काम ही कर रहा था। पर्सन ड्रिंकिंग कोपियस अमाउंट ऑफ एल्कोहल बिकॉज ही इज इंश्योर्ड। तो व्यक्ति है एक, उसने ना बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल पीना शुरू कर दिया कि भाई अब तो इंश्योरेंस करवा ली है। इंश्योर्ड डिफॉल्टिंग ऑन प्रीमियम पेमेंट। कोई इंश्योर्ड है और वो प्रीमियम नहीं दे पा रहा है, डिफॉल्टर हो गया है। प्रपोजर लेइंग ऑन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। जो प्रपोजर है उसने पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे झूठ बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉरल हजार्ड का जो सही एग्जांपल है ना वो है ऑप्शन बी, कि भाई अब अपनी इंश्योरेंस हो गई है, अब हम खूब मजे से अल्कोहल पियेंगे, देखी जाएगी जो होएगी, ठीक है। तो ये मॉरल हजार्ड का एग्जांपल आ गया ऑप्शन बी। Why is heredity history of importance in medical underwriting? देखिए जब ना मेडिकल अंडरराइटिंग की जाती है तो उस टाइम पे हेरिडिटी हिस्ट्री इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि कुछ बीमारियां जो हैं वो पेरेंट्स से ना बच्चों को पास ऑन हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर आएगा। Which of the following denotes the underwriter's role in insurance company? अब देखिए कि इंश्योरेंस कंपनी में ना एक ऑफिसर रहता है जिसका नाम क्या होता है, अंडरराइटर, ठीक है। तो ये काम क्या करता है, अंडरराइटिंग का। अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है, बीमा लेखन, ठीक है। मतलब और रिस्क वगैरह की चेक करता है। मतलब जो भी प्रपोजल आया है ना, मतलब कोई व्यक्ति अगर अपनी इंश्योरेंस करवाना चाहता है तो वो प्रपोजल फॉर्म में सारी जानकारी लिख के भेजता है। तो अब वो जो प्रपोजल फॉर्म है ना उसमें जो भी जानकारी होती है ना उसको ना अच्छी तरह से अंडरराइटर चेक करता है। फिर देखता है कि क्या इस व्यक्ति की इंश्योरेंस जो है वो कंपनी एक्सेप्ट करे या ना करे। मतलब अंडरराइटर का डिसीजन होगा सही तभी कंपनी इंश्योरेंस करेगी किसी भी व्यक्ति की, अगर गलत हो गया तो नहीं करेगी, ठीक है। तो अब अंडरराइटर का जो रोल है ना, जहां पर भी रिस्क वाला काम आ गया ना तो वहां आपने याद रखना है। देखो जैसे ऑप्शन ए है प्रोसेस द क्लेम। अब क्लेम थोड़े ना शुरुआत में हो जाएगा, क्लेम तो एंड में होता है जब व्यक्ति की अगर डेथ हो गई है, ठीक है। फिर है डिसाइड द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रिस्क। मतलब ये डिसाइड करेगा कि रिस्क को एक्सेप्ट किया जाए या फिर ना किया जाए। प्रोडक्ट डिजाइन आर्किटेक्चर। मतलब प्रोडक्ट डिजाइन आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बनते हैं ना, नई नई पॉलिसीज आती हैं, उनकी डिजाइनिंग करना। और कस्टमर रिलेशन मैनेजर, तो ये भी काम इसका नहीं है। तो अब आपने याद रखना है कि ना जो अंडरराइटर का काम है वो क्या है, कि ये देखना कि रिस्क को एक्सेप्ट किया जाए या फिर ना किया जाए। मतलब रिस्क की एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन का काम अंडरराइटर का है। वो सारे कुछ सब कुछ चेक करेगा पहले, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास आएगी और उसके बाद डिसीजन देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडर राइटिंग डिसीजन। अब देखो इस क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि अंडर राइटर का डिसीजन क्या है, अब यहाँ पूछा है कि अंडर राइटर का डिसीजन क्या नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चंस में नॉट का आपने ध्यान रखना है पढ़ते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे है जी रिस्क एक्सेप्टेंस एट द स्टैंडर्ड रेट। मतलब जो स्टैंडर्ड रेट है उसके हिसाब से रिस्क को एक्सेप्ट करना। पोस्टपोनमेंट ऑफ रिस्क, मतलब पोस्टपोन कर देना कि चलो भाई अभी नहीं करेंगे, थोड़ा समय बाद देखते हैं इस प्रपोजल को। डिक्लिनेचर ऑफ द रिस्क, मतलब डिक्लाइन कर दिया कि हम नहीं लेंगे या हम इसकी पॉलिसी नहीं कर सकते, ठीक है। और क्लेम रिजेक्शन। अब देखो कि इसमें अंडरराइटर का डिसीजन क्या नहीं है, क्लेम रिजेक्शन नहीं है। बाकी सारे जो रिस्क की कैलकुलेशन, प्राइसिंग, पोस्टपोनमेंट, डिक्लाइन करना या फिर एक्सेप्ट करना, ये सारे काम अंडरराइटर के होते हैं। क्लेम रिजेक्शन का अंडरराइटर में कोई मतलब लेना देना नहीं है, क्लेम रिजेक्शन का काम इसका नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल अफेक्ट द पर्सनस इंश्योरेबिलिटी नेगेटिवली। अब इनमें से आपको बताना है कि कोई व्यक्ति है अपनी इंश्योरेंस करवाना चाहता है पर उसकी कौन सी ऐसी आदत है या इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि उसकी इंश्योरेंस करने पर ना नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। डेली अगर कोई जॉगिंग कर रहा है तब तो कोई चक्कर नहीं है। बैंड सब्सटेंसेस का एब्यूसिव है, यानी कि हमारी सोसाइटी में जो बैंड सब्सटेंस है ना, मतलब जिनकी मनाही है उनका लेने का वो आदी है, जैसे नशा वगैरह हो गया, ठीक है। लेजी है, तो लेजी तो बहुत सारी जनता होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि जो आज का काम कल पर टालता है उसे प्रोक्रेस्टिनेट कहते हैं, ठीक है। तो भाई अब इसमें आई थिंक आपको समझ आ गया है ऑप्शन बी, यानी कि जो बैंड सब्सटेंसेस का एब्यूसिव है उसकी इंश्योरेंस जो है वो नहीं हो पाएगी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द बिलो इंश्योरेंस प्रपोजल इज नॉट लाइकली टू बी क्वालिफाई अंडर नॉन मेडिकल अंडर राइटिंग। देखिए क्या है कि ना जब हमें ना कोई बड़ी इंश्योरेंस करवानी होती है ना, तो ना उसके हमें क्या करना पड़ता है, मेडिकल करवाना पड़ता है,
ठीक है। पर जो इंश्योरेंस कंपनीज है ना, जो प्रोफेशनल्स लोग होते हैं या यंग लोग होते हैं, एज कम है, बड़े अच्छी पोस्टों पर हैं, तो उन्हें ना कई बार बड़े बड़े सम एश्योर्ड पर भी मेडिकल उनको करवाने की आवश्यकता नहीं रहती। अब यहाँ पर ना इन्होंने पूछा है कि आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्रपोजल है जिसमें जो नॉन मेडिकल अंडर राइटिंग को क्वालिफाई नहीं करेगा। ठीक है। तो पहले आ गई सविता, 26 साल की है, आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो भाई ये तो आराम से, इसको तो नॉन मेडिकल अंडर राइटिंग हो जाएगी, एज भी कम है, पोस्ट भी अच्छी पोस्ट है, प्रोफेशनल है। महेश है बेचारा, ये अब ये 50 साल का है और कोल माइन में यानी कि कोयले की खदान में काम करता है। उसके बाद आ गया सतीश, 28 साल का है, बैंक में काम कर रहा है और 1 करोड़ की इंश्योरेंस लेना चाहता है। तो भाई इसको भी, ये भी जाएगा, नॉन मेडिकल हो जाएगा आराम से, इसको मेडिकल करवाने की आवश्यकता नहीं है। प्रवीण भी 30 साल का है, डिपार्टमेंटल स्टोर में काम कर रहा है, इंश्योरेंस प्लान लेना चाहता है अपने लिए। तो भाई अब आप देखो यहाँ पे ए, सी और डी, ये तो यंग है, प्रोफेशनल्स आ गए हैं मोस्टली, है ना। तो इनकी तो मेडिकल करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पर जो महेश है, एक तो आयु भी ज्यादा है, एज भी ज्यादा है, प्लस काम भी कहाँ करता है, कोल माइन में, तो भाई कंपनी तो एक्सेप्ट नहीं करेगी ऐसे प्रपोजल इसका। पहले वो इसका मेडिकल करवाएंगे और उसके बाद जो है इसे पॉलिसी दी जाएगी। अच्छा, अब आपने ना यहाँ पे, क्योंकि बात आई है रिस्क की, ठीक है, तो ना रिस्क ना 4 तरह की यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया प्रेफर्ड रिस्क, ठीक है, इंश्योरेंस में यूज होते हैं, इनको ध्यान से कर लो, पता नहीं किस तरह से क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले दिया गया प्रेफर्ड रिस्क। अब प्रेफर्ड रिस्क क्या होता है? द लोएस्ट रिस्क क्लासिफिकेशन एंड लोएस्ट प्रीमियम। मतलब कोई व्यक्ति है जिसका जो मतलब हम कह सकते हैं कि बिल्कुल हेल्दी है वो, ठीक है, तो उसका जो रिस्क है, मतलब उसकी लाइफ पे रिस्क है ना, वो बहुत कम है, तो उससे प्रीमियम भी वो कम लेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, पीपल विद द माइनर हेल्थ कंसर्न्स, मतलब उनको कोई ऐसी ज्यादा गड़बड़ नहीं है, अच्छी हेल्थ है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? प्रेफर्ड रिस्क में, ठीक है। उसके बाद आगे स्टैंडर्ड रिस्क। अब ये क्या है? मोस्ट कॉमन रिस्क क्लासिफिकेशन होती है ये। इसमें क्या है कि जिनकी एवरेज हेल्थ कंडीशन है ना, मतलब छोटी मोटी सी बीमारी है जो ज्यादा प्रॉब्लम वाली नहीं है, तो वो आ जाते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आ गया सब स्टैंडर्ड रिस्क। तो अब इसमें क्या है, ये आगे हाई रिस्क क्लासिफिकेशन में, ठीक है, तो इनको ना प्रीमियम भी ज्यादा देना पड़ेगा। इनको हाई जो है ना हेल्थ, मतलब रिस्क इशू, हेल्दी, सॉरी, मतलब रिस्की हेल्थ इश्यूज हैं, यानी कि स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो इससे, और उनकी जो फैमिली हिस्ट्री है इलनेस की है ना, तो ऐसे केसेस में क्या होएगा, ये सब सब स्टैंडर्ड रिस्क की कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद डिक्लाइंड कौन से हो गए? कहते हैं कि ये ऐसे रिस्क है जो कि कंपनी क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। तो अब ये क्या, इनका एग्जांपल दिया गया है कि पीपल हु मे बी एबल टू इम्प्रूव देयर रिस्क प्रोफाइल बाय मेकिंग पॉजिटिव चेंजेस। तो अब इसमें क्या है कि अगर वो अपना रिस्क प्रोफाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अपने में पॉजिटिव चेंजेस लाएं। जैसे मान लो कि अगर वो उनको कुछ अब्यूसिव सब्सटेंसेस के आदी हैं वो, तो छोड़ दें, नशा नुशा करना छोड़ दें, या और भी ऐसी अगर कुछ है, अगर वो अपनी आदतों को इम्प्रूव कर लें, फिर उनको इंश्योरेंस मिल जाती है। मतलब कंपनी एक बार तो डिक्लाइन कर देगी और फिर कहेगी कि अगर आप इम्प्रूवमेंट दिखाते हो 2 4 5 6 महीने में, तो जो है एक्सेप्ट किया जा सकता है। अच्छा जी, तो अब आ गया क्वेश्चन, कहते हैं कि संतोष हैज अप्लाइड फॉर टर्म इंश्योरेंस। His anticipated mortality is significantly lower than the standard life and hence could be charged a lower premium. अंडर रिस्क क्लासिफिकेशन संतोष को आप कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे? देखो भाई, संतोष ने ना टर्म इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया है और स्वस्थ बंदा है, ठीक है, स्टैंडर्ड लाइफ के कंपैरेटिवली उसका अच्छा है, और प्रीमियम उससे कम चार्ज होगा जो उसकी हेल्थ कंडीशंस है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? तो भाई वो सबसे पहली जो हमने की थी, कौन सी, प्रेफर्ड रिस्क की कैटेगरी में आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। Which of the below statement describes the concept of claim? Choose the most appropriate option. अब देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई है ना, इनमें से क्लेम जो शब्द है, क्लेम का जो कॉन्सेप्ट है, उसे कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करेगी? तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि क्लेम जो है ना, वो रिक्वेस्ट नहीं होती है, ये एक डिमांड होती है। और ये डिमांड है, कौन करेगा? ये करेगा नॉमिनी। किससे करेगा? ये करेगा इंश्योरर से, कि भाई आपने जो कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस किया था अब उसे पूरा करो, ठीक है। तो इसलिए
डिमांड यानी कि क्लेम इज अ डिमांड that an insurer should make good the promise specified in the contract. तो ऑप्शन बी आएगा राइट आंसर. Pawan died in car accident. The beneficiary submits the document for death claim. Which of the below document is an additional document required to be submitted in the case of accidental death as compared to natural death? अब देखिए कि ना जो पवन थे बेचारे इनकी मृत्यु हो गई कार एक्सीडेंट में. अब इनके जो बेनिफिशियरी है ना यानी कि नॉमिनी उन्होंने डेथ क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट किए. अब आपको ये बताना है कि जो डेथ है ना अगर वो एक्सीडेंटल हुई है तो उसमें कौन सा एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना पड़ता है जो कि नेचुरल डेथ के केस में नहीं करवाना पड़ता. तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई डेथ एक्सीडेंटल होगी ना तो देखो एक्सीडेंट कहाँ पे होते हैं मोस्टली रोड पे. पुलिस आ जाती है पुलिस जो है डेड बॉडी को उठा के ले जाती है और उसका फिर पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद एक पुलिस के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे कि इनक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं. तो जो भी एक्सीडेंटल डेथ केस होगा उसमें बाकी कागजों के साथ बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो एडिशनल एक और डॉक्यूमेंट लगेगा वो होती है इनक्वेस्ट रिपोर्ट. विच ऑफ द बिलो डेथ क्लेम विल बी ट्रीटेड एज अर्ली डेथ क्लेम. तो देखो अर्ली डेथ क्लेम का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है ना उसकी डेथ पॉलिसी करवाने के 3 साल के अंदर अंदर हो जाए तो उसे अर्ली डेथ कहा जाता है और उसका जो क्लेम बनता है ना उसे अर्ली डेथ क्लेम कहा जाता है क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन अलग से ज्यादा की जाती है. ठीक है. अब यहाँ पे ना 4 ऑप्शंस है. एक तो 2 साल के बाद डेथ हो रही है, एक 5 साल के बाद पॉलिसी करवाने के, एक पॉलिसी करवाने के 7 साल बाद और एक 10 साल बाद. तो अर्ली डेथ क्लेम आप समझ ही गए कि कौन सा हो गया. 2 इयर्स मतलब अगर इंश्योर्ड की मृत्यु पॉलिसी करवाने के 2 साल के अंदर अंदर हो जाए तो उसे अर्ली डेथ क्लेम की कैटेगरी में मानेंगे. Given below are some events that will trigger survival claims. Identify which of the below statement is incorrect. अब देखिए कि नीचे ना कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उसमें बताया गया है कि जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें सर्वाइवल क्लेम की बात की गई है. ठीक है. अब इनमें से आपको ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि गलत कौन सी है. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि क्लेम पेड ऑन मेच्योरिटी ऑफ टर्म इंश्योरेंस. ठीक है. इंस्टॉलमेंट पेएबल अपॉन रीचिंग द माइलस्टोन अंडर द मनी बैक पॉलिसी. तो देखिए मनी बैक पॉलिसी में जब हम एक माइलस्टोन पे पहुंच जाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है सर्वाइवल क्लेम मिल जाता है ना पीरियोडिकल सर्वाइवल क्लेम. क्लेम पेड फॉर क्रिटिकल इलनेस कवर्ड अंडर द पॉलिसी एज राइडर बेनिफिट. तो अगर आपने पॉलिसी के साथ क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट का राइडर लिया हुआ है तो आपको अगर ऐसी जरूरत पड़े तो उस राइडर का बेनिफिट आपको मिल जाता है. Surrender value paid on the surrender of an endowment policy by the policy holder. और अगर आप अपनी पॉलिसी जो कि एंडाउमेंट पॉलिसी है उसे सरेंडर करवाना चाहें तो आपको उसकी एक सरेंडर वैल्यू भी मिल जाती है. ठीक है. अब इसमें से ना जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना वो फर्स्ट है क्योंकि टर्म इंश्योरेंस जब मेच्योर होती है तो उसमें कोई क्लेम नहीं मिलता क्योंकि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ डेथ बेनिफिट होता है सर्वाइवल बेनिफिट नहीं होता है. ठीक है ना. तो अगर मेच्योर होगी यानी कि मेच्योर तो पॉलिसी तभी होगी ना जब जो पॉलिसी होल्डर है वो जीवित है. ठीक है. और टर्म इंश्योरेंस जब मेच्योर होती है तो किसी प्रकार का क्लेम या मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है. तो इसलिए इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है ना वो ऑप्शन ए है. शंकर बॉट अ 10 ईयर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान. मतलब शंकर ने एक यूलिप प्लान खरीदा 10 साल के लिए. इफ ही डाइज बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी विच ऑफ द बिलो विल बी पेड. अब अगर मेच्योरिटी से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या मिलेगा मतलब उसकी पॉलिसी में उसके जो नॉमिनी को क्या मिलेगा. ठीक है. तो देखिए उसके नॉमिनी को आपने याद रखना है हायर ऑफ सम अश्योर्ड और फंड वैल्यू. मतलब जो भी उस पॉलिसी की फंड वैल्यू है उस समय या तो वो मिल जाएगी. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है ना इसमें फंड वैल्यू होती है. ठीक है. या फिर जो भी सम अश्योर्ड है. ठीक है. मतलब दोनों में से जो भी ज्यादा वैल्यू होगी या तो सम एश्योर्ड ज्यादा है तो वो या फिर फंड वैल्यू ज्यादा है तो वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगा. बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लेम्स अर्ली और नॉन अर्ली पिक द ऑड वन आउट. तो देखिए जैसे हमने पीछे भी क्वेश्चन में बात की कि अर्ली डेथ क्लेम किसे कहते हैं अगर पॉलिसी करवाने के
3 साल के अंदर अंदर जो है पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए ना, तो ऐसे क्लेम को अर्ली डेथ क्लेम कहते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस दी गई हैं और आपको चूज करना है कि इनमें से ऑड कौन सी है, मतलब अलग कौन सी है। ठीक है जी। रामैया डाइज आफ्टर 6 months ऑफ बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। रामैया की मृत्यु टर्म इंश्योरेंस खरीदने के 6 महीने बाद ही हो गई। मनोज की हो गई 1.5 यानी कि 1.5 साल बाद। डेविड की हो गई 2.5 साल बाद। पर परवीन की मृत्यु जो है वो हुई है 5.5 साल बाद, है ना। तो अब देखो कि जो ए बी और सी है, ये सारे तो आगे अर्ली डेथ क्लेम में, और जो डिफरेंट है वो कौन है, परवीन, क्योंकि ये तो 5.5 साल बाद इसकी डेथ हुई है, तो ये अर्ली डेथ क्लेम में नहीं आएगा। ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर है। Given below is a list of documents to be submitted for normal death claim by all beneficiaries in the event of death of insured. Pick the odd one out which is additionally required to be submitted only in the case of death by accident. तो देखिए इस तरह का प्रश्न पहले भी आया है कि अगर मृत्यु जो है पॉलिसी होल्डर की वो एक्सीडेंट से हुई है, तो हमें एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट साथ में सबमिट करवाना पड़ता है जब हम डेथ क्लेम के लिए अप्लाई करते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, नेचुरल डेथ क्लेम से। ठीक है जी। तो उसका आंसर है इनक्वेस्ट रिपोर्ट। तो आपने याद रखना है, अगर एक्सीडेंटल डेथ क्लेम है तो बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको इनक्वेस्ट रिपोर्ट भी सबमिट करवानी पड़ेगी, नेचुरल में ये नहीं करवानी पड़ती। इन केस प्रीमियम पेमेंट इज मेड बाय चेक, देन विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट विल होल्ड ट्रू। अब देखिए अगर प्रीमियम जो पेमेंट है ना वो चेक के द्वारा किया जा रहा है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। देखिए जिस दिन इंश्योरेंस कंपनी चेक रिसीव कर लेती है ना, उस दिन से रिस्क को अज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब कंपनी ने जिस दिन रिसीव कर लिया ना, अब कंपनी जब मर्जी डिपॉजिट करवाए, ठीक है, उसकी जो है टेंशन जो है ना पॉलिसी होल्डर की नहीं है। मतलब जिस दिन कंपनी ने वो चेक रिसीव कर लिया, उस दिन से रिस्क को कंसीडर किया जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू वारंटी। देखिए अब वारंटी होती है इंश्योरेंस के फील्ड में भी, आपको बता रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वारंटी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो सही होगी। ठीक है, तो अब वारंटी के लिए यहाँ पर ना अलग अलग स्टेटमेंट्स दी गई हैं। मैं आपको सिंपली एक स्टेटमेंट क्लियरली समझाऊंगी, जिसको आपने समझ लेना है, फिर आपका ये क्वेश्चन जो है अगर आ जाता है तो गलत नहीं होगा। देखो भाई वारंटी क्या होती है ना, ये सारी ना टर्म्स और कंडीशंस हैं जो कि पॉलिसी में हमें बताई गई हैं। ठीक है ना, तो वारंटी एक ऐसी कंडीशन है जो कि पॉलिसी में तो लिखी ही होगी, पर आपको एज इंश्योरेंस एजेंट या फिर कंपनी, जो ग्राहक है पॉलिसी होल्डर है, उसे सेपरेटली भी बतानी होगी। मतलब ये नहीं है कि जी उसमें पॉलिसी बॉन्ड में लिखी हुई है हम नहीं बताएंगे खुद पढ़ लो, या फिर हमने मुंह से बोल के बता दिया था कोई बात नहीं लिखा तो हमने नहीं है, ऐसा नहीं है। वारंटी इज अ कंडीशन एक्सप्रेसिवली स्टेटेड इन द पॉलिसी। ठीक है, मतलब पॉलिसी में तो वो लिखी होनी ही चाहिए, एंड कम्युनिकेटेड टू द इंश्योर्ड सेपरेटली, और अलग से आपको इंश्योर्ड को वो बतानी भी है, एंड नॉट एज अ पार्ट ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट। मतलब ये नहीं है कि जी हाँ जी पॉलिसी में लिखा हुआ है तो खुद पढ़ते रहना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है वारंटी। If certain terms and conditions of the policy need to be modified at the time of insurance, it is done by setting out the amendment through dash। अब देखिए कि जो पॉलिसी रहती है ना इंश्योरेंस पॉलिसी, कंपनी ना उसमें ना थोड़ी बहुत ना मॉडिफिकेशन या ऑल्ट्रेशन अलाउ करती है। मतलब उनकी कंडीशंस होती हैं कि ये चीजें जो है ना वो चेंज की जा सकती हैं अंडर टर्म्स एंड कंडीशन, और ये बदलने के प्रोसेस को ना क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट कहते हैं। तो याद रखना है कि इंश्योरेंस के फील्ड में अगर थोड़ी बहुत चेंजेस जो कंपनी अलाउ कर रही है आपकी पॉलिसी में करने के लिए, तो अगर वो चेंजेस जो आप करवाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एंडोर्समेंट कहेंगे। Though the duration of cover for pre-hospitalization expenses would vary from insurer to insurer and is defined in the policy, the most common cover is for dash pre-hospitalization। देखिए प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं ना, तो जब कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो बीमारी के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, तो क्या होता है कि डॉक्टर हमें कुछ टेस्ट वगैरह करने के लिए कहता है, तो वो जो पूरा प्रोसेस रहता है ना उसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वैसे तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के जो ड्यूरेशन है ना वो इंश्योरर टू इंश्योरर अलग अलग है,
पर अगर मोस्ट कॉमन जो ड्यूरेशन रहती है प्री हॉस्पिटलाइजेशन में, मतलब जिसकी कवरेज मिल जाती है, वो कितने दिन की होती है, ठीक है। तो वो आपने याद रखना है, वो 30 डेज की होती है, 30 दिन की होती है, क्या, प्री हॉस्पिटलाइजेशन का जो ड्यूरेशन है कॉमनली। As per IRDAI guidelines, a grace period is allowed for the renewal of individual health policies. अब देखिए कि अगर किसी व्यक्ति ने इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी करवाई हुई है, ठीक है, तो IRDAI गाइडलाइंस के हिसाब से जो हेल्थ इंश्योरेंस में ग्रेस पीरियड है ना, वो कितने दिन का होता है, तो वो जी सेम है जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में 30 डेज का ग्रेस पीरियड रहता है ना, तो इसमें भी 30 डेज यानी कि 30 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which of the below statement is correct regarding to hospitalization expenses in the policy? तो अब यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात आ रही है, तो ये ना मैं सिंपली आपको समझाती हूँ कि जैसे हमने अभी प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात की ना, तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम बीमार होते हैं तो जो पहले का प्रोसेस रहता है जिसमें टेस्ट वगैरह होंगे, चेकअप वगैरह होगा, तो उसे प्री हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद अगर हमें एडमिट होने की, हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत है, तो वो जो ड्यूरेशन है जब हम एडमिट हो जाते हैं तो उसे हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और जब हम ठीक हो जाते हैं उसके बाद भी डॉक्टर हमें कुछ दवाइयां लिखता है, और कई बार होता है कि भाई आपको इतने दिन बाद फिर से चेकअप करवाना है या फिर ये टेस्ट वगैरह करवाना है ना, तो उसे हम पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। तो जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, वो ये तीनों तरह के खर्चों को कवर करती है, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन एज वेल एज प्री and post hospitalization expenses are covered in your health insurance policy. Identify which of the below statement is correct. आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए करेक्ट में पता क्या है, जैसे ना हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना ये डील करती है किससे, मॉर्बिडिटी से। अब मॉर्बिडिटी जो है ना, इसका मतलब क्या होता है, व्यक्ति में रोगों की संख्या, मतलब क्या क्या बीमारियां हैं, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना ये किससे डील करती है, मॉर्बिडिटी से। और नीचे भी एक टर्म लिखी हुई है मोर्टेलिटी, तो जो मोर्टेलिटी है ना इससे डील करती है लाइफ इंश्योरेंस। तो आपने याद रखना है, लाइफ इंश्योरेंस डील करती है किससे, मॉर्टेलिटी से, यानी कि डेथ रेट से, ठीक है। और हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये डील करती है किससे, मॉर्बिडिटी से, मींस नंबर ऑफ डिजीजेस, यानी कि रोगों की संख्या। आइडेंटिफाई द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ पीपीएन विद रिगार्ड टू हॉस्पिटल्स इन हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस में ना एक पीपीएन शब्द यूज होता है, तो उसका मतलब पता है क्या होता है, उसका मतलब होता है प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। अब इसका मतलब क्या है, ये जैसे ना जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, उनका मतलब सराउंडिंग या पूरे देश में जो हॉस्पिटल्स है ना आजकल, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो उनके साथ ना उनका एक नेटवर्क बना होता है, कनेक्शन बना होता है कि इन इन हॉस्पिटल्स में जाके आप जो है अपना इलाज करवा सकते हैं। तो वो जो नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल की आपको लिस्ट दी जाएगी ना अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं, तो उसे प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है। अब गलत ढूंढनी है तो सारी पढ़नी पड़ेगी ध्यान से। तो पहली स्टेटमेंट है एम्प्लॉयर कैन टेक ग्रुप पॉलिसी फॉर हिज एम्प्लॉयज। तो ये तो बिल्कुल सही है, जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज के लिए ग्रुप पॉलिसी जो है वो ले सकता है। बैंक कैन टेक द ग्रुप पॉलिसी फॉर इट्स कस्टमर्स। तो ऐसा भी है, बैंकों में भी कई बार होता है कि आप 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए या साल का कुछ 30-40 रुपए जमा करते रहते हैं, वो आपके अकाउंट से काटते रहते हैं ना, और आपकी एक हेल्थ इंश्योरेंस या फिर ग्रुप पॉलिसी कोई कर देते हैं। अब नेक्स्ट है शॉपकीपर कैन टेक द ग्रुप पॉलिसी फॉर इट्स कस्टमर्स। और अगला है ग्रुप पॉलिसी टेकन बाय एम्प्लॉयर फॉर हिज एम्प्लॉयज एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड द फैमिली मेंबर्स ऑफ द एम्प्लॉयज। तो फोर्थ का मतलब है कि जो ग्रुप पॉलिसी है ना जिसमें कोई एम्प्लॉयर करता है अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो वो एक्सटेंड करके उसके फैमिली को भी बीच में डाल सकता है, ठीक है। तो देखो भाई इसमें ना ए, बी और डी तो है सही, पर जो शॉपकीपर है ना वो अपने कस्टमर्स की पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी नहीं करवा सकता। इसका क्या कारण है, देखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में एक रिलेशन है जिसमें वो उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स रख रहा है, मतलब लीगल कह सकते हैं आप। बैंक का भी अपने कस्टमर्स के साथ, क्योंकि फिक्स बैंक है, जिस बैंक में आपका खाता खुला होएगा, अकाउंट होएगा, उसी में जाओगे ना आप, ठीक है ना। और पर जो शॉपकीपर है वो अपने कस्टमर्स की, क्योंकि ना तो उसके बाद कस्टमर्स की कोई डिटेल है और ना ही कोई लीगल कनेक्शन है। आप एक बार एक दुकान से सामान लेते हैं, दूसरी बार दूसरी दुकान से ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना वो है ऑप्शन सी।
अंडर राइटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, अब ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है तो आपको याद होगा कि अंडर राइटिंग ना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिस्क की सिलेक्शन एंड रिस्क की प्राइसिंग की जाती है, और ये सेम रहेगा अंडर राइटिंग का काम लाइफ में भी हेल्थ में भी। प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ इन अंडर राइटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय, अब देखिए कि प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ यानी कि जो है इंश्योरेंस जो है ना ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। अब इसमें जो प्रिंसिपल है ना ये ऑटमोस्ट गुड फेथ का, ये क्या कहता है कि दोनों जो पार्टीज हैं यानी कि इंश्योरर और इंश्योर्ड उन दोनों को ही ये प्रिंसिपल फॉलो करना है, जिसमें एक दूसरे को सही सही जो भी जरूरी जानकारी है उसकी जानकारी देना जरूरी है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर आएगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट रेफर्स टू, तो देखिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि ना हम कोई भी ऐसी चीज या कोई व्यक्ति जिसमें हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है तो उसकी हम पॉलिसी करवाते हैं, मतलब जिसके खो जाने से या नुकसान हो जाने से हमें फाइनेंशियली नुकसान होगा, है ना, तो उसे इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहा जाता है। तो अब देखिए चेक कीजिए, फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन इन द असेट टू बी इंश्योर्ड, मतलब कोई भी असेट जिसकी इंश्योरेंस करवाई गई है उसमें जो भी व्यक्ति का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ना उसे हम क्या कहेंगे, मतलब इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसी को कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डजंट अफेक्ट द मॉर्बिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, अब किसी भी व्यक्ति में जो बीमारियां होंगी ना वो इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर जिससे किसी व्यक्ति को होने वाली बीमारियों का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब जेंडर जेंडर वाइज जो है बीमारियां होती हैं, मतलब पुरुषों को अलग या महिलाओं को अलग, है ना। देन स्पाउस की जॉब, आपका जीवन साथी कहाँ नौकरी करता है तो उसमें होने वाली मतलब उससे जो शरीर में बीमारी होगी उसको अफेक्ट करेगी वो, ठीक है। हैबिट्स, हैबिट वाइज बीमारियां होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्मोकिंग कर रहा है ना, तो उसको ज्यादा चांस रहेंगे कि उसको जो है फेफड़ों की बीमारी हो जाए। ड्रिंकिंग कर रहा है तो उससे क्या है कि उसे हम कह सकते हैं कि लिवर ये वगैरह की बीमारी होने का खतरा, मतलब हैबिट वाइज बीमारियां अफेक्ट करती हैं। रेजिडेंस की लोकेशन, बिल्कुल रेजिडेंस की लोकेशन भी अफेक्ट करती है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पर जो पानी है ना, वो क्लीन नहीं मिलता है पीने के लिए, तो उस जगह के लोगों को पर्टिकुलर तरह की बीमारियां हो जाती हैं। या फिर मान लो कि कोई कोई ऐसा एरिया है जहां पर साथ में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं तो उनका धुआं वगैरह उससे, है ना, तो मतलब इस तरह से रेजिडेंस की लोकेशन से भी बीमारियों का इफेक्ट पड़ता है। पर आपका जो स्पाउस है, मतलब आपका जीवन साथी है, वो किसी कोई जॉब कर रहा है तो उससे आपके शरीर में होने वाली बीमारियों का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी द इंश्योर्ड इज पेड फॉर, अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इसके बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे पार्ट 2 में, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के हिसाब से इंश्योर्ड को क्या मिलेगा, ठीक है। इंश्योर्ड को ना एक्चुअली मिलता क्या है, जो उसका लॉस हुआ है वो मिलेगा, पर डिपेंड करेगा लॉस का अमाउंट कि सम एश्योर्ड कितना था, ठीक है। ये नहीं है कि आपने पॉलिसी जो है आपके पॉलिसी का सम इंश्योर्ड है 2 लाख और नुकसान आपने करवा लिया हुआ है 10 लाख का, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल लॉस मिलेगा आपको जितना भी हुआ है, पर वो डिपेंड करेगा कि आपकी पॉलिसी कितने सम इंश्योर्ड की थी, कितने बीमा धन की थी। फर्स्ट एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट फॉर द अंडरराइटर इज हिज डैश, अब देखिए कि अंडरराइटर को जो इंफॉर्मेशन है जो भी व्यक्ति जो पॉलिसी करवाना चाहता है वो कहाँ से मिलेगी, मतलब क्या सोर्स है इंफॉर्मेशन का। तो भाई प्रपोजल फॉर्म जो भर के दिया जाता है ना उसमें पूरी जानकारी होती है उस व्यक्ति की जिसने पॉलिसी करवानी है, तो यही मेन सोर्स होता है अंडरराइटर के पास जो भी जानकारी लेने का। अंडरराइटिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड व्हेन, अब आपको बताना है कि अंडरराइटिंग प्रोसेस जो है वो कब कंप्लीट होता है, ठीक है। अंडरराइटिंग प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट होगा जब जो इंफॉर्मेशन मिली है प्रपोजल फॉर्म में उसको अच्छी तरह से अंडरराइटर चेक करेगा, ठीक है, असेस करेगा केयरफुली, देखेगा कि कौन सी रिस्क कैटेगरी में वो व्यक्ति आ रहा है, ठीक है ना। और सारा चेक करने के बाद रिस्क को क्लासिफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो उससे जो है कहा जाता है कि अंडरराइटिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। Who among the following is not a stakeholder in insurance claim process, अब इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस में इनमें से कौन भागीदार नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी के शेयर होल्डर्स, एचआरडी मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, रेगुलेटर और टीपीए। देखिए क्लेम प्रोसेस में ना जो इंश्योरेंस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या लेना देना,
कि क्लेम हो रहा है नहीं हो रहा है, उन्हें तो कोई उसमें भागीदारी का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आएगा। Which of the following document is maintained at the hospital detailing all treatment done to an inpatient? अब देखिए इन पेशेंट यहाँ पर आया, इन पेशेंट का मतलब क्या होता है, जो मतलब दाखिल हो जाए ना, हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए तो उसे इन पेशेंट कहा जाता है। तो अब आपने बताना है कि जो हॉस्पिटल है ना, वो इन पेशेंट का जब ट्रीटमेंट करता है, मतलब जो उसके पास दाखिल हुआ हुआ है पेशेंट, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है ना, तो उसके सारा जो डिटेल है वो कहाँ पर, मतलब किस रूप में जो है स्टोर किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के रूप में, सेटलमेंट शीट, केस पेपर, या फिर हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो वो होता है जी केस पेपर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर आएगा। Which of the following document are not required to be submitted for permanent total disability claim? आपको बताना है कि अगर ना किसी ने परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी क्लेम के लिए अप्लाई करना है तो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि नहीं सबमिट करना है। तो पहला ऑप्शन कह रही है कि ड्यूली कंप्लीटेड पर्सनल एक्सीडेंटल क्लेम फॉर्म साइंड बाय द क्लेमेनेंट, ये तो सबमिट करना पड़ेगा। अटेस्टेड कॉपी ऑफ एफआईआर अगर एप्लीकेबल है, ये भी सबमिट करनी पड़ेगी। परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम सिविल सर्जन और एनी इक्विवेलेंट कॉम्पिटेंट डॉक्टर सर्टिफाइंग द डिसेबिलिटी ऑफ इंश्योर्ड, मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि किसी डॉक्टर ने दिया है, जो ये सर्टिफाई कर रहा है कि ये व्यक्ति जो है डिसेबल है, ये भी जमा करवाना पड़ेगा। फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम द ट्रीटिंग डॉक्टर सर्टिफाइंग दैट इंश्योर्ड इज फिट टू परफॉर्म हिज नॉर्मल ड्यूटीज। तो भाई अगर फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करा दिया तो कहां से मिलेगा परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी क्लेम, है ना। तो ऑप्शन डी आपका आएगा राइट आंसर। डैश आर द पेड अपफ्रंट बाय असिस्टेंस कंपनी एंड लेटर क्लेम्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। आपको बताना है कि ऐसे कौन से क्लेम्स हैं जो कि पे किए जाते हैं बाय असिस्टेंस कंपनी और क्लेम उनसे की जाती, क्लेम करना हो तो इंश्योरेंस कंपनी से किया जाता है। तो इसका एग्जांपल है बेल बॉन्ड केसेस, जो कि पे तो होंगे असिस्टेंस कंपनी को और क्लेम इनका होगा किससे, इंश्योरेंस कंपनी से। Who among the following is considered as primary stakeholder in the insurance claim process? अब देखो कि ना पहले हमने पढ़ा था कि कौन स्टेक होल्डर नहीं है, अब यहाँ पे है कि प्राइमरी स्टेक होल्डर कौन होता है, जो सबसे पहला भागीदार है किसी भी इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस में, मतलब जिस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, कस्टमर पे, ओनर पे, अंडरराइटर पे या फिर एजेंट पे। तो भाई सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस का, सबसे मेन जो भागीदार है वो कौन है, ऑब्वियस सी बात है कस्टमर पर ही पड़ेगा ना, तो कस्टमर हो गया प्राइमरी स्टेक होल्डर। गिरीश सक्सेना इंश्योरेंस क्लेम वॉज डिनाइड बाय इंश्योरेंस कंपनी। In case of denial, what is the option available to Girish Saxena apart from the representation to the insurer? भाई गिरीश सक्सेना था ना जो बेचारा, इसका ना इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने डिनाई कर दिया कि हम नहीं देंगे। अब वो बेचारा क्या करे, कहाँ जाए, गवर्नमेंट को अप्रोच करे, लीगल अथॉरिटीज को अप्रोच करे, इंश्योरेंस एजेंट के पास जाए, या फिर नथिंग कुड बी डन इन केस ऑफ डिनायल, मतलब ऐसे केसेस में कुछ नहीं किया जा सकता। भाई क्यों नहीं किया जा सकता, अब यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना उनके हिसाब से तो लीगल अथॉरिटीज आएगा, अदरवाइज इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन है जहां पे आप अपने ऐसे केसेस की कंप्लेंट जो है वो कर सकते हैं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन द हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम प्रेजेंटेड बाय राजीव महतो, insurance company finds that instead of Rajiv Mehto, his brother Rajesh Mehto had been admitted to the hospital. Policy of Rajiv Mehto is not a family floater plan. This is an example of dash fraud. क्वेश्चन समझ गए आप, ये कहते हैं कि ना इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि जो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम है ना वो प्रेजेंट किया किसने, राजीव ने। ठीक है, पर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पाया गया कि बीमार तो उसका भाई था राजेश, पर जो राजीव की पॉलिसी है वो फैमिली फ्लोटर प्लान भी नहीं है। अब ये जो फ्रॉड वो कर रहा है राजीव, वो किस प्रकार का फ्रॉड है, अलग अलग तरह के यहाँ दिए गए हैं, सभी के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले लिखा गया इम्पर्सनेशन। इम्पर्सनेशन का मतलब था अपने पर्सनल लेवल पे अपना दिमाग लगाया और कर लिया। ठीक है, फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी की, गड़बड़ी की, इधर उधर से बनवा लिए। एग्जाग्रेशन ऑफ एक्सपेंसेस, जो खर्चे हैं वो बढ़ा चढ़ा के दिखा दिए। आउट पेशेंट ट्रीटमेंट कन्वर्टेड इनटू इन पेशेंट, मतलब
इलाज तो एज आउट पेशेंट करवाया, एडमिट हुए नहीं, पर शो ये कर दिया कि हम एडमिट हुए थे, इन पेशेंट बने थे। तो भाई यहाँ पर जो है राजीव मेहतो ने ये पर्सनली किया है, इम्पर्सनेशन टाइप ऑफ फ्रॉड आ जाएगा, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which of the following codes capture the procedure performed to treat the illness? अब देखिए प्रश्न में ये पूछा गया है कि जब ना बीमारियों का इलाज किया जाता है तो एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, कोड बताना है उसका क्या होता है। तो उसका कोड होता है CPT, जिसकी फुल फॉर्म है करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी। As per Protection of Policyholders' Interest Regulation 2017, an insurance company has to process an insurance proposal within। अब देखिए कि अगर हम पॉलिसी होल्डर के प्रोटेक्शन का जो रेगुलेशन बना हुआ है 2017 उसके हिसाब से देखें तो इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रपोजल दिया गया है वो कितने दिन के अंदर अंदर प्रोसेस कर देना होगा, 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन या फिर 45 दिन। तो इसका राइट आंसर है 15 दिन के अंदर अंदर प्रपोजल जो है उसे कंप्लीट करना होगा। Which of the following statement is true regarding the cover notes? देखिए कवर नोट क्या होता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा किससे रिलेट कर रहा है, जनरल इंश्योरेंस से, क्योंकि आपको देखो जनरल इंश्योरेंस के क्वेश्चंस भी बीच में आने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो अब कवर नोट क्या होता है भाई, कवर नोट क्या है, जनरल इंश्योरेंस में यूज होता है, यहाँ पे बताया भी गया है कि कवर नोट्स आर प्रीडोमिनेटली यूज्ड इन all classes of general insurance. Suggest an insurance scheme for doctor to protect himself from any claim of negligence against him। अब देखिए कि ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा डिफरेंट आया। अब यहाँ तो बात की गई है डॉक्टर की, ये सभी प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जैसे इंजीनियर्स हो गए, सीए हो गए, या और जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी अपनी ना एक इंश्योरेंस करवाते हैं। मान लो कि उनसे किसी ने उन पर कोई केस कर दिया कि भाई आपने ये नेग्लिजेंस की, आपने ये गैर जिम्मेदाराना हरकत की और हमें इतने पैसे का जो है आपसे मुआवजा चाहिए। तो वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना वो क्या करवा लेते हैं, अपनी एक इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि इन केस अगर कोई हमारे पर इस तरह का केस डाल दे तो इंश्योरेंस जो है उन्हें कवर प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ऐसी इंश्योरेंस को ना प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर कहा है, अगर किसी और प्रोफेशनल का भी नाम आ जाए तब भी यही होएगी, कौन सी, प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस। एज पर सुसाइड क्लॉज, इफ द लाइफ assured dies as a result of suicide after 3 years of the issue of policy, what does the beneficiary receive as a claim? अब देखिए कि यहाँ पर कहा गया है कि जो सुसाइड क्लॉज है ना उसको अगर हम कंसीडर करें, कोई व्यक्ति है पॉलिसी करवाने के 3 साल के बाद अगर वो सुसाइड कर लेता है, ठीक है, तो बेनिफिशियरी को या नॉमिनी को क्या मिलेगा। तो भाई अगर 3 साल के बाद किया है ना पॉलिसी करवाने के बाद, तब तो फुल क्लेम जो है वो पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी यानी कि फुल फेस अमाउंट ऑफ द पॉलिसी जो है वो मिलेगा। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी नॉमिनेटेड अंडर अ पॉलिसी, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब आप कोई पॉलिसी खरीदते हैं तो उसमें आप कितने नॉमिनी अपने लिए चुन सकते हैं, 1, 2, 3 या फिर एक से ज्यादा कितने भी, ठीक है। तो ऑप्शन 4 है कि आप एक से ज्यादा भी चुन सकते हैं, 1, 2, 3, मतलब अगर मान लो कि आपके 4 बच्चे हैं तो आप चारों को नॉमिनी बनाना चाहते हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ नॉमिनेशन, आपको बताना है कि नॉमिनेशन का मेनली यहाँ पर पर्पज क्या होता है, नॉमिनी क्यों बनाया जाता है, ठीक है ना। तो भाई नॉमिनी वैसे जनरल तो आपको पता है क्यों बनाया जाता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं, टू ट्रांसफर द राइट्स ऑफ पॉलिसी, मतलब जो पॉलिसी के अधिकार है उन्हें ट्रांसफर करने के लिए, टू अपॉइंट अ पर्सन टू रिसीव द पॉलिसी मनी इन इवेंट ऑफ लाइफ एश्योर्ड डेथ, मतलब अगर लाइफ एश्योर्ड की मृत्यु हो जाए तो उसका जो पैसा है फिर वो अपॉइंटेड पर्सन को मिलेगा। टू सरेंडर द पॉलिसी, पॉलिसी सरेंडर करवाने के लिए, या फिर टू क्रिएट एन एस्टेट, मतलब अपनी एक प्रॉपर्टी बनाने के लिए। तो आई थिंक इसका आंसर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर है। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ असाइनमेंट, आपको बताना है कि असाइनमेंट का पर्पस क्या होता है। देखो जैसे हमने पीछे देखा पिछले वाले क्वेश्चन में कि नॉमिनेशन का मतलब क्या है, नॉमिनेशन का मतलब क्या था कि जो लाइफ एश्योर्ड है अगर उसकी डेथ हो जाती है ना, तो जो भी पॉलिसी में बेनिफिट मिलेगा वो नॉमिनी को मिलेगा, नॉमिनेशन का वो पर्पस था। अब जो असाइनमेंट है ना इसका पर्पस क्या होता है
जो पॉलिसी के राइट्स है, पॉलिसी के अधिकार हैं, उन्हें ट्रांसफर कर देना, इसे कहा जाता है असाइनमेंट। Who among the following individuals are considered as high risk by insurance company? Choose the most appropriate option. अब देखिए यहाँ पे ना अलग अलग ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से आपने चुनना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे कि हाई रिस्क की कैटेगरी में इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा माना जाएगा। इंडिविजुअल हु रेगुलरली कंज्यूम पान मसाला, कोई व्यक्ति है रोज पान मसाला खा रहा है, मतलब रेगुलरली खा रहा है। टीटो टॉलर, टीटो टेलर, टीटो टेलर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने कभी शराब ना पी हो। इंडिविजुअल हु आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिडेटिव्स एंड अदर स्टिमुलेंट्स, मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि नशे वगैरह के अंडर है, मतलब नशे के इन्फ्लुएंस में ज्यादा है, नशा करते हैं। इंडिविजुअल हु कंज्यूम नॉन वेजिटेरियन फूड रेगुलरली, कोई व्यक्ति है वो नॉन वेज जो है वो रेगुलरली खाता है। तो भाई अगर कोई व्यक्ति जो है ना वो ज्यादा नशे वाले काम है में ज्यादा इन्फ्लुएंस है ना नशे में, तो उसे जो है कंपनी हाई रिस्क की कैटेगरी में मानेगी। Who among the following is likely to be exposed to health hazard in his or her occupation? ऑक्यूपेशन वाइज आपको बताना है कि कौन जो है ज्यादा मतलब हेल्थ हजार्ड की कंडीशन में होगा, ज्यादा जिसका मतलब हेल्थ का पर ज्यादा प्रॉब्लम होने का चांस है। योगा इंस्ट्रक्टर पर तो कुछ नहीं है, फिल्म स्टंट आर्टिस्ट इसका भी कोई चक्कर नहीं है, डांसर इन नाइट क्लब और एक्सपोज टू माइनिंग डस्ट। अगर कोई व्यक्ति माइनिंग में यानी कि खदानों में काम करता है तो माइनिंग की वजह से ना डस्ट इनहेल करते हैं ऐसे लोग, ठीक है, तो उससे ना बीमारी होने का ज्यादा खतरा बन जाता है, तो हेल्थ हजार्ड की कंडीशन में ऑप्शन डी पाया जाएगा। When the insurer promises to pay the insured a specified amount at the end of term, if the insured survives the plan's entire term, then claim will be known as। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति है जिसने पॉलिसी करवाई थी और वो जो पॉलिसी है प्लान है वो हो गया कंप्लीट, मतलब टर्म उसकी कंप्लीट हो गई है और जो व्यक्ति था इंश्योर्ड था वो सरवाइव कर रहा है, मतलब वो जीवित है। तो जब पॉलिसी कंप्लीट हो जाए और उसके एंड में जो क्लेम मिलेगा उसे क्या कहेंगे? भाई देखो अगर पॉलिसी कंप्लीट हो रही है, लाइफ अश्योर्ड जो था वो भी जीवित है, यानी कि पॉलिसी मैच्योर हो गई, तो एंड में क्या मिलेगा? फिर मैच्योरिटी क्लेम मिलेगा। Which one of the following claims can be payable only to assignee or nominee? इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा क्लेम है जो सिर्फ असाइनी को मिलेगा या नॉमिनी को मिलेगा। भाई देखो अगर तो व्यक्ति जीवित है तब तो वो खुद लेता है मेच्योरिटी क्लेम, अगर वो जीवित नहीं है तभी नॉमिनी या असाइनी की बात आती है, तो यानी कि वो क्लेम होगा कौन सा? डेथ क्लेम। Which one of the following documents is an additional document required to be submitted for claim in case of accidental death as compared to natural death? ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ ब्यूरियल और क्रिमेशन ये तो दोनों में लगेगा। ट्रीटिंग फिजिशियन सर्टिफिकेट ये भी लगेगा अगर व्यक्ति बीमार हो गया था तो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है ये तभी होगी अगर व्यक्ति का पोस्टमार्टम हुआ है, ठीक है। और एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, तो भाई पोस्टमार्टम तो तभी होता है अगर एक्सीडेंटल डेथ क्लेम हो, है ना। तो यहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जगह इनक्वेस्ट रिपोर्ट लिखा हो तब भी दोनों मतलब सेम बात आ जाएगी। Which one of the following documents needs to be submitted by nominee in the event of natural death? अगर नेचुरल डेथ हुई है लाइफ अश्योर्ड की तो नॉमिनी को कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे? सही इनमें से चूज कीजिए। इनक्वेस्ट रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर। तो भाई इसमें से तो सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट आएगा क्योंकि इनक्वेस्ट रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या फिर एफआईआर ये आती है किस केस में? अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई हो, पर यहाँ पर बात हो रही है किसकी? नेचुरल डेथ की, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आएगा। What is the period up to which a policy can be repudiated by insurance company if material facts presented by insured in the proposal are false? आपको बताना है कि कितने साल तक का समय मिलता है इंश्योरेंस कंपनी को कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी पॉलिसी में अपने जो भी जानकारी है ना वो गलत दी है, तो कितने साल तक का समय है जिसमें कि पॉलिसी को कैंसिल किया जा सकता है, अस्वीकार किया जा सकता है प्रपोजल को। ठीक है जी, तो ऑप्शंस में दिया गया है 15 दिन, 6 महीने, 1 साल या फिर अप टू 3 इयर्स।
तो 3 साल तक अगर प्रपोजर के द्वारा दी गई जो जानकारी है अगर वो गलत पाई गई कंपनी के द्वारा, ठीक है, तो कंपनी जो है प्रपोजल को या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी को रिजेक्ट कर सकती है। एज पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, protection of policyholders' interest regulation, what is the stipulated period within which claim under life assurance policy shall be paid or shall be disputed provided that company has received all relevant papers? तो देखिए IRDAI के जो regulations हैं और पॉलिसी होल्डर्स प्रोटेक्शन इंटरेस्ट है 2017, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति ने अपने जो मतलब क्लेम के लिए कागज जो हैं वो दे दिए हैं, सारे जानकारी और जो भी रिक्वायर्ड पेपर्स हैं वो सबमिट हो चुके हैं, तो कितने दिन के अंदर अंदर क्लेम को पे कर देना चाहिए या फिर अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसकी भी जानकारी दे दी होनी चाहिए, मतलब कितने दिन का समय जो है IRDAI की गाइडलाइंस के हिसाब से है, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन या फिर 3 महीने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि विद इन 30 डेज। In case of presumption of death of life assured, which one of the following documents need to be submitted by the nominee? अब देखिए यहाँ पर है कि डेथ का अनुमान है, जो लाइफ एश्योर्ड था उसकी डेथ का अनुमान लगाया जा रहा है, प्रिजम्पशन है, तो नॉमिनी के द्वारा कौन से डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाना पड़ेगा ताकि जो क्लेम है वो मिल जाए, ठीक है। डेथ सर्टिफिकेट फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिक्री फ्रॉम कॉम्पिटेंट कोर्ट, एम्प्लॉयर्स सर्टिफिकेट, इनक्वेस्ट रिपोर्ट। तो देखिए इसका राइट आंसर है डिक्री फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट, मतलब कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया जाएगा वो सबमिट करवाना पड़ेगा। इंश्योरेंस एजेंट्स रोल इन प्रोवाइडिंग ग्रेट कस्टमर सर्विस डैश। अब देखिए इंश्योरेंस एजेंट का रोल अगर वो एक अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है तो क्या होगा उसका, ठीक है। ऑप्शंस हैं, एंड्स एट द सेल ऑफ पॉलिसी, मतलब पॉलिसी की सेल की तो खत्म हो जाता है। एंड्स एट द सेटलमेंट ऑफ क्लेम, क्लेम सेटल करवाया खत्म। स्टार्ट्स व्हेन ही विजिटिंग द इंश्योर्ड प्रेमिसेस, मतलब जब वो इंश्योर्ड व्यक्ति के प्रेमिसेस में जाएगा, उसके एरिया में जाता है तब शुरू होगी। या फिर बिगिंस एट द स्टेज ऑफ सेल, मतलब सेल के साथ शुरू होगी। एंड कंटिन्यूज थ्रू द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और जब तक जो ड्यूरेशन चलती है कॉन्ट्रैक्ट की तब तक वो कंटिन्यू रहती है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है ना ये राइट आंसर आ जाएगा। Mr. Rahul has purchased insurance cover from ABC Insurance Company for a period of 20 years. तो मिस्टर राहुल ने इंश्योरेंस कवर खरीदा एबीसी कंपनी से 20 साल के लिए। On completion of 20 years, the company pays fund value to Mr. Rahul as a maturity claim. तो जब कंप्लीट हो गया ना ये, तो 20 साल कंप्लीट होने पे कंपनी ने मिस्टर राहुल को फंड वैल्यू दी। आपको पता ना किस तरह का प्लान उसने खरीदा था, पार्टिसिपेटिंग, रिटर्न ऑफ प्रीमियम, यूनिट लिंक्ड या फिर मनी बैक। तो भाई यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो होते हैं ना यूलिप, उसी में फंड वैल्यू मिलती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर आएगा। मिस्टर विशाल हैज टेकन इंश्योरेंस ऑफ ₹50 lakhs, 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस खरीदी 25 साल के लिए। ऑन द मेच्योरिटी इंश्योरर पेज द मेच्योरिटी क्लेम माइनस सर्वाइवल बेनिफिट्स, मतलब जब मेच्योरिटी आई तो कंपनी ने उन्हें मेच्योरिटी क्लेम दिया जिसमें से सर्वाइवल बेनिफिट माइनस करवा दिए, ठीक है, जो कि वो ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। तो किस तरह का प्लान उन्होंने लिया था? अब देखो कि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान भी सर्वाइवल बेनिफिट लिए गए हैं तो जरूरी यही है कि ये मनी बैक प्लान होगा, क्योंकि मनी बैक प्लान में ही टर्म के दौरान जो है सर्वाइवल बेनिफिट मिलते रहते हैं और एंड में मेच्योरिटी का जो टोटल अमाउंट शुरू में बनाया जाता है उसमें से वो वाली वैल्यू माइनस हो जाती है, वो मतलब मेच्योरिटी के रूप में मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। मिस्टर सुधीर हैज टेकन इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹25 लाख, 25 लाख का इंश्योरेंस ले लिया एबीसी कंपनी से 20 साल के लिए। ऑन मेच्योरिटी कंपनी पेज द सम एश्योर्ड प्लस बोनसेस लेस द ड्यूज आउटस्टैंडिंग एज मेच्योरिटी क्लेम टू सुधीर, विच टाइप ऑफ प्लान वाज टेकन बाय हिम। तो भाई एंड में मिलेगा उन्हें सम एश्योर्ड प्लस बोनस, बीच में कोई कुछ देने की बात नहीं की गई है, तो मनी बैक नहीं है। फंड वैल्यू की बात नहीं है तो फंड वैल्यू भी नहीं है, मतलब यूलिप नहीं है, ठीक है। देन प्रीमियम रिटर्न करने की भी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्हें क्या मिल रहा है, सम एश्योर्ड साथ में बोनसेस मिल रहे हैं ना, तो इसलिए ये पार्टिसिपेटिंग प्लान है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आएगा। मिस्टर कपिल ने इंश्योरेंस कवर लिया 50 लाख का 25 साल के लिए।
कपिल जो थे उनकी हो गई मृत्यु कार एक्सीडेंट में ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म के दौरान ही। कंपनी जो है उनके नॉमिनी को देगी सम एश्योर्ड प्लस जो भी बोनस मिल रहा है। तो उन्होंने किस प्रकार का प्लान जो है विच टाइप ऑफ क्लेम, आपको बताना है किस तरह का क्लेम जो है कंपनी उन्हें देगी, मेच्योरिटी, डेथ, राइडर बेनिफिट या फिर सर्वाइवल बेनिफिट। अब देखिए क्योंकि मिस्टर कपिल की डेथ हो गई है तो नॉमिनी को क्या मिलेगा, डेथ क्लेम ही मिलेगा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर बनेगा। वाई डू इंश्योरर नीड्स मटेरियल इन्फॉर्मेशन, भाई इंश्योरर को मटेरियल इन्फॉर्मेशन की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि देखो भाई इंश्योरर ने ये देखना होता है ना कि रिस्क एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, क्या टर्म्स लगेंगी, कंडीशंस, क्लॉज वगैरह क्या जोड़ा जाएगा, है ना। तो ये सारी जानकारी जो है इसीलिए चाहिए होती है ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि कंपनी जो है रिस्क एक्सेप्ट कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कंपेयर करेंगे गैम्बलिंग और इंश्योरेंस को, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, गैम्बलिंग में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो होता नहीं है, पर इंश्योरेंस में हमें मिलता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, है ना। तो गैम्बलिंग हैज नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन व्हाट, बट इंश्योरेंस हैव। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है, जो मतलब गिवन ऑप्शन से उनके हिसाब से ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। समराइज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडहेशन फॉर अस, आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडहेशन का मतलब बताना है, ठीक है। तो ये बताया गया है कि दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्टेड बाय बोथ पार्टीज एंड हैव एक्सेप्टेड बाय बोथ, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि दोनों पार्टीज ने मिलके मतलब बनाया है, दोनों एक्सेप्ट कर रही हैं। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर ड्राफ्टेड बाय वन पार्टी एंड अदर विल एक्सेप्ट और रिजेक्टेड, एक तो ड्राफ्ट करेगी और दूसरी इसे या तो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। These contracts are drafted by one party and other will accept it, मतलब एक ड्राफ्ट करेगी और दूसरे को एक्सेप्ट करना ही होगा। These contracts are binding on the both parties, दोनों पर बाउंड है ये, ठीक है। तो ऑप्शन बी आएगा कि भाई एक पार्टी ड्राफ्ट करती है, मतलब एक जैसे प्रपोजल देता है और इंश्योरर क्या करता है, या तो चेक करेगा अंडर राइटर पहले कि भाई एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है ना। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। मिस्टर रमेश fudges his company balance sheet before selling out the company. Categorize his action into one of the following option. तो जो रमेश थे ना, उन्होंने अपनी कंपनी की बैलेंस शीट में ना कुछ गड़बड़ी कर दी, फर्ज की है, ठीक है। तो अब बताओ उसने क्या किया है, मिस्टेक, कोरिजन, मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर फ्रॉड। तो भाई उसने किया है फ्रॉड। व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, देखो भाई जिस भी चीज का हम इंश्योरेंस करवाते हैं ना उसे हम सब्जेक्ट मैटर कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई तो उसमें गाड़ी जो है ना वो आपका सब्जेक्ट मैटर होगा। अगर लाइफ इंश्योरेंस की जा रही है तो उसमें सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ, ह्यूमन लाइफ ही हुई ना, ठीक है। सिलेक्ट अ रीजन फॉर डिस्चार्जिंग अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर कॉमन लॉ के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज करना, ठीक है। रीजन सेलेक्ट कीजिए, फ्रस्ट्रेशन, मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर कंसीलमेंट। तो भाई मिस रिप्रेजेंटेशन की गई है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा डिस्चार्ज, खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। लेबल द डॉक्यूमेंट दैट इज यूज्ड टू ले डाउन द टर्म्स ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज बॉट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं ना, इंश्योरेंस करवाते हैं अपनी, तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी जाती हैं। ऑप्शन चूज कीजिए, पॉलिसी अग्रीमेंट, अथॉराइजेशन, एंडोर्समेंट। तो भाई उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिसी कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। Label the interest that the insured has in the subject matter of the life assurance. Choose the most appropriate option. तो भाई जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो जो सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट होगा ना लाइफ अश्योर्ड का, उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं भाई इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Advise Mr. Rajan on the point or time when insurable interest has to be present in case of life assurance. लाइफ अश्योरेंस या फिर लाइफ की पॉलिसी जब की जाती है ना तो उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट को कब कंसीडर किया जाएगा, ये बताना है आपने मिस्टर राजन को। ओनली एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, ओनली एट द टाइम ऑफ मेकिंग क्लेम, एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ क्लेम। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड। तो भाई जब लाइफ इंश्योरेंस की बात होगी ना, ध्यान रखना है, तो उस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात कब की जाएगी, जब पॉलिसी खरीदी जाती है,
ओनली एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। अब यहाँ पे मिस अनीता को आपने बताना है कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ये करवा रही हैं, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात कब की जाए? तो देखो, जब प्रॉपर्टी इंश्योरेंस या फिर कोई भी जनरल इंश्योरेंस की बात है ना, तो बात की जाएगी इंश्योरेबल इंटरेस्ट की जब पॉलिसी खरीदनी है उस समय भी, और जब क्लेम लिया जाएगा उस समय भी। ठीक है, ऑप्शन सी आएगा आपका राइट आंसर। मिस्टर महेश टेक्स आउट एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन हिज हाउस. He sells his house after a couple of months of taking the policy. In case there is some damage of house, can Mr. Mahesh receive the claim? अब देखो भाई, मिस्टर महेश ने ना अपने घर की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी, ठीक है। थोड़े समय बाद उन्होंने अपना घर जो था वो बेच दिया पॉलिसी करवाने के बाद। अब अगर घर में कुछ डैमेज होता है तो क्या उन्हें क्लेम मिलेगा? तो भाई उन्हें कोई क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है उनका नहीं रहा ना, वो तो बिक गई पॉलिसी। तो मतलब जो घर था, जो सब्जेक्ट मैटर था जिस पर पॉलिसी करवाई गई थी, वो तो बेच दिया गया है ना, वो तो किसी और का चला गया। तो अब उनका कोई हक नहीं है कि वो जाके कुछ टूट फूट अगर घर में हो रही तो उसका क्लेम ले ले। मिस्टर रमेश इज मैरिड and wants to buy the life assurance cover on his friend's life. Find out if he is able to do so. अब देखो भाई, मिस्टर रमेश मैरिड है और अपने फ्रेंड की पॉलिसी करवाना चाहते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति जो है पॉलिसी किस किस की करवा सकता है? अपने स्पाउस यानी कि जीवन साथी, बच्चों, पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉज की, बस। इसके अलावा किसी की भी नहीं। तो ये ध्यान रखना है आपको। कोई भी चाचा, मामा, फूफड़ कोई भी आ जाए, किसी की पॉलिसी नहीं करवाई जा सकती, सिर्फ किस किस की? 4 लोगों की, स्पाउस, किड्स, पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉज ओनली। Which one of the following bodies regulates the capital market in India? भाई कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? पता है ना, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। Which one of the following bodies regulate the banks? अब बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। डिस्क्राइब एन इनटेंजिबल प्रोडक्ट। भाई इनटेंजिबल प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसे आप जो है छू नहीं सकते, ऐसे प्रोडक्ट को इनटेंजिबल प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि एन इनटेंजिबल प्रोडक्ट रेफर्स टू द प्रोडक्ट दैट कैन ओनली बी परसीव्ड इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली परसीव किया जा सकता है। जैसे इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस सबसे अच्छा एग्जांपल होता है इंटेंजिबल या फिर नॉट टेंजिबल लिखा होगा, नॉन टेंजिबल लिखा होगा। मतलब जो प्रोडक्ट तो है पर दिखता नहीं है, छू नहीं सकते हम, ठीक है, तो उसे इनटेंजिबल कहा जाता है। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल प्रोडक्ट। अब इसका आंसर आपको आता है, इंश्योरेंस जो है ये कैसा प्रोडक्ट है? इंटेंजिबल। बाकी देखो कार, सोप, हाउस, ये तो सारे फिजिकल है ना, दिखते हैं, ठीक है, पर लाइफ इंश्योरेंस दिखती नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है इंटेंजिबल प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। द फ्री लुक पीरियड ऑफ ऑफलाइन पॉलिसी। भाई ऑफलाइन पॉलिसी के लिए फ्री लुक पीरियड जो है ना वो होता है 15 दिन का, ठीक है। और ऑनलाइन पॉलिसी के लिए फ्री लुक पीरियड होता है 30 दिन का। ये याद रहना है, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन पॉलिसी करवाई है तो उसे फ्री लुक पीरियड 30 दिन का मिलता है, और अगर ऑफलाइन पॉलिसी करवाई गई हो तो वो मिलता है 15 दिन का। एंड में आ गया एक बोनस क्वेश्चन जो कि बहुत आसान है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। Which one of the following bodies regulates the insurance companies in India? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जो भारत में इंश्योरेंस कंपनीज को या इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करती है। ठीक है जी, तो आंसर इसका जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।